हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय ब्रायन ट्रेसी। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी खुद को लगातार नजरअंदाज करता रहता है। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में शेयर, प्रॉपर्टी, बिजनेस या कम से कम कोई कोर्स आ जाता है। लेकिन खुद पर निवेश, ये सुनते ही या तो लोग मुस्कुरा देते हैं या टाल देते हैं, और यहीं से असली गड़बड़ शुरू होती है। यह किताब पहले ही पन्नों में आपको असहज कर देती है, क्योंकि यह एक सीधा सवाल फेंकती है। अगर आपकी सारी कमाई, आपकी सारी योजनाएं, आपकी सारी मेहनत, सब कुछ एक ही व्यक्ति पर टिका है और वह व्यक्ति आप खुद हैं, तो आपने उसी पर सबसे कम निवेश क्यों किया? अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो मोटिवेशनल लाइन है। नहीं, यह चेतावनी है। लेखक एक बात बहुत साफ करता है। आपकी जिंदगी की क्वालिटी कभी भी आपकी परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि आपकी क्षमता से तय होती है। और क्षमता कोई जन्मजात चीज नहीं है जिसे भगवान ने बांट दिया हो और मामला खत्म। क्षमता बनाई जाती है, सीखी जाती है, निखारी जाती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप यह मान लें कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट आप खुद हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर आप आज वहीं अटके हैं जहां 5 साल पहले थे, तो दोष बाहर नहीं, अंदर है। यहां लेखक एक खतरनाक भ्रम तोड़ता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यार, यह लाइन सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि एक दिन कभी कैलेंडर पर नहीं आता। लोग सोचते हैं कि थोड़ा टाइम निकल जाए, हालात बदल जाए, कोई ब्रेक मिल जाए, तब वो खुद पर काम करेंगे। लेकिन सच यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो धीरे धीरे अपनी क्षमता से समझौता करना सीख लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लेखक यहां स्किल्स की बात करता है, बहुत ठंडी भाषा में, लेकिन असर गर्म है। वह कहता है कि आपकी इनकम, आपकी वैल्यू, आपका कॉन्फिडेंस सब आपकी स्किल्स का रिफ्लेक्शन है। और स्किल्स का एक नियम होता है, अगर आप उन्हें अपग्रेड नहीं करते तो वो एक्सपायर होने लगती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो वही काम, वही तरीका, वही सोच सालों तक दोहराते रहते हैं और फिर सिस्टम को कोसते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने भी ऐसा किया है ना? किताब एक और असहज सच्चाई सामने रखती है कि ज्यादातर लोग मेहनती नहीं होते, वो बस बिजी होते हैं। पूरा दिन भागदौड़, काम, थकान, शिकायतें। लेकिन दिन के अंत में जब पूछा जाए कि आपने आज ऐसा क्या सीखा जिससे आपकी वैल्यू बढ़ी, तो सन्नाटा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में सीखने का कोई तय समय नहीं है, तो आप धीरे धीरे रिप्लेस किए जाने लायक बनते जा रहे हैं। यह कोई डर फैलाने वाली लाइन नहीं है, यह आज की हकीकत है। लेखक सीखने को एक शौक नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह देखने को कहता है। वह साफ करता है कि सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीखने को प्राथमिकता देते हैं। वो जानते हैं कि अगर दिमाग नहीं बढ़ा तो कमाई भी नहीं बढ़ेगी। अब यहां रुकिए, खुद से पूछिए, आप आखिरी बार कब बिना मजबूरी के कुछ नया सीखने बैठे थे? अगर जवाब याद नहीं आ रहा, तो यही वो जगह है जहां आपको डर लगना चाहिए। किताब बार बार यह आईना दिखाती है कि आप जिस लेवल की जिंदगी चाहते हैं, उसके लिए जिस लेवल के इंसान की जरूरत है, क्या आप बनने की कोशिश भी कर रहे हैं या बस उम्मीद लगाए बैठे हैं? लेखक कहता है कि दुनिया आपको उतना ही भुगतान करती है जितनी समस्या आप हल कर सकते हैं, और समस्या हल करने की क्षमता सीधे आपकी सोच, आपकी जानकारी और आपके फैसलों से जुड़ी होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार आसान रास्ता चुना है ना? यहां एक लाइन आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर अर्निंग एबिलिटी। अब इसे साधारण हिंदी में समझिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी कमाने की क्षमता है, न कि आपकी सैलरी, न आपकी डिग्री, न आपका पद। अगर यह क्षमता बढ़ती है तो सब बढ़ेगा, और अगर यह रुक गई तो बाकी सब धीरे धीरे गिरने लगेगा।
यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी बहानों की जमीन खींच लेती है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो नुकसान सालों तक पीछा करेगा। किताब यह भी बताती है कि खुद पर निवेश हमेशा पैसे से नहीं शुरू होता। यह ध्यान से शुरू होता है, समय से शुरू होता है, फैसलों से शुरू होता है। आप क्या पढ़ते हैं, किसे सुनते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, यह सब निवेश है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो पैसा तो बचाने की सोचते हैं, लेकिन ध्यान बर्बाद कर देते हैं। वो समय तो मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ऊर्जा को गलत जगह लुटा देते हैं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। लेखक धीरे धीरे आपको इस सच तक लाता है कि आत्म सुधार कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। यह उबाऊ होती है, इसमें अकेलापन होता है, इसमें ऐसे दिन होते हैं जब आपको कोई शाबाशी नहीं देता। लेकिन यही वो जगह है जहां असली बढ़त होती है, क्योंकि जब आप बिना तालियों के खुद पर काम कर लेते हैं, तब दुनिया आपको नोटिस करना शुरू करती है। यह सिर्फ प्रेरणा नहीं, यह रणनीति है। भाग के अंत में एक सवाल हवा में छोड़ दिया जाता है, और यही सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा। अगर आप आज से 5 साल बाद भी वही सोच, वही स्किल्स और वही फैसले लेकर खड़े होंगे, तो क्या आपकी जिंदगी सच में अलग होगी? या फिर आप भी वही कहेंगे जो सब कहते हैं, मैं चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन और अगर आप अभी भी वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। सच बताऊं, अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि अंदर कहीं कुछ हिलना शुरू हो चुका है। क्योंकि जो इंसान सच में सब ठीक है वाली हालत में होता है, वो यहां तक आता ही नहीं। अब यहां से किताब थोड़ा और बेईमान हो जाती है। अब यह आपको अच्छा महसूस कराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपकी आरामदायक कुर्सी खींच लेती है। लेखक अब एक और भ्रम तोड़ता है, जो दिखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन असल में जिंदगी खा जाता है। वह भ्रम है, मुझे सब पता है। यार, यही लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि आपको सब आता है, उसी दिन सीखना बंद हो जाता है। और सीखना बंद मतलब धीरे धीरे पीछे जाना। लेखक साफ कहता है कि असफल लोग अज्ञानी नहीं होते, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि जब कॉन्फिडेंस सीखने से बड़ा हो जाता है, तब ग्रोथ मर जाती है। किताब यहां कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग की बात करती है। यह शब्द थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन इसे समझिए। हर वह स्किल जो आपने सीखी नहीं, हर वह किताब जो आपने टाल दी, हर वह फीडबैक जिसे आपने इग्नोर किया, उन सब की एक कीमत होती है। और वह कीमत आप तुरंत नहीं चुकाते। आप उसे सालों में चुकाते हैं, पछतावे में, रुकावट में, और उस एहसास में कि मैं और बेहतर कर सकता था। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, यह आपकी जिंदगी का पैटर्न है। लेखक एक अजीब सी बात कहता है, जो सुनने में घमंडी लग सकती है। वह कहता है कि आपको खुद को एक प्रोडक्ट की तरह देखना सीखना होगा। अब रुकिए, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप एक प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप हर साल बेहतर हो रहे हैं? क्या आपकी क्वालिटी बढ़ रही है, या बस वही पैकेजिंग, वही फीचर्स, वही कहानी? बाजार में वही प्रोडक्ट चलता है जो समय के साथ अपग्रेड होता है। इंसान भी इससे अलग नहीं है, चाहे हमें यह बात पसंद आए या नहीं। अब लेखक सीखने को लेकर बहुत ठोस नियम देता है। सीखना तब तक काम का नहीं है जब तक वह आपकी सोच और व्यवहार न बदले। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन जिंदगी वही रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, लेकिन उसे लागू नहीं किया। यहां लेखक एक सीधी चोट करता है, ज्ञान जो इस्तेमाल न हो, वह बोझ बन जाता है, और बोझ आपको तेज नहीं, धीमा करता है। ईमानदारी से बताइए, आपने भी कितनी बातें सिर्फ जान ली और वहीं छोड़ दी? किताब यह भी बताती है कि खुद पर निवेश का मतलब खुद को सुधारना है, न कि खुद को कोसना। बहुत लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट को सेल्फ हेट बना लेते हैं। हर वक्त खुद को कम समझना, खुद को दोष देना। लेखक कहता है कि यह भी एक तरह की आलस है, क्योंकि जब आप खुद को बेकार मान लेते हैं,
तो सुधार की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन सच है खुद को कम आंकना भी एक बहाना हो सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। अब इसे साधारण हिंदी में समझिए। लगातार सीखते रहना अब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यह न्यूनतम जरूरत है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप बस टिके हुए हैं, और आज की दुनिया में टिके रहना मतलब पीछे जाना। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह किसी को एक्सेप्शन नहीं देती। उम्र, अनुभव, डिग्री कुछ भी आपको सीखने से छूट नहीं दिलाता। किताब अब आपको आपके रोजमर्रा के फैसलों पर लाती है। आप सुबह उठकर क्या देखते हैं, दिन में क्या सुनते हैं, रात को किस सोच के साथ सोते हैं, ही आपकी मानसिक डाइट है। और जैसे खराब खाना शरीर को बिगाड़ता है, वैसे ही खराब इनपुट दिमाग को। लेखक कहता है कि आप चाहें या न चाहें, आपका दिमाग रोज ट्रेन हो रहा है। सवाल सिर्फ यह है किस दिशा में। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी बिना सोचे समझे घंटों गलत चीजें खपत की हैं, है ना? लेखक यह भी साफ करता है कि खुद पर निवेश का एक बड़ा हिस्सा है डिस्कंफर्ट चुनना। सीखना अक्सर असहज होता है, आपको आपकी कमियां दिखाता है, आपकी गलतियां सामने लाता है, और ज्यादातर लोग इसी जगह रुक जाते हैं क्योंकि असहज होना उन्हें अपनी पहचान पर हमला लगता है। लेकिन लेखक कहता है कि अगर आपको थोड़ा दर्द नहीं हो रहा तो आप शायद बढ़ ही नहीं रहे। यहां एक छोटा सा जीवन आधारित उदाहरण आता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। एक व्यक्ति हर साल वही काम करता रहा, वही तरीके, वही सोच। बाहर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से वह रुक चुका था। जब हालात बदले तो वह टूट गया। इसलिए नहीं कि वह बेवकूफ था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को समय के साथ तैयार नहीं किया था। और यही ज्यादातर लोगों के साथ होता है। उन्हें चेतावनी नहीं मिलती, सीधा झटका मिलता है। किताब का यह हिस्सा आपको धीरे धीरे एक सवाल के सामने खड़ा करता है। क्या आप सीखने को तब शुरू करेंगे जब मजबूरी आएगी, या तब जब आपके पास अभी मौका है? क्योंकि मजबूरी में सीखा गया ज्ञान अक्सर देर से आता है, और देर से आया हुआ ज्ञान नुकसान को रोक नहीं पाता, बस समझा देता है कि नुकसान क्यों हुआ। अंत में एक असहज एहसास छोड़ा जाता है, और यही एहसास आपको आगे ले जाएगा या यहीं रोक देगा। अगर आपकी पहचान आज भी वही है जो कल थी, और आपकी तैयारी भी वही है, तो जब अगला बदलाव आएगा, क्या आप तैयार होंगे? लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि अभी नहीं, बाद में सीख लेंगे, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, बाद में अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब जरा यहां ठहरिए। अगर पार्ट 2 के बाद आपके अंदर हल्की सी बेचैनी नहीं हुई, तो या तो आपने सच में ध्यान नहीं दिया, या फिर आप खुद से बहुत अच्छे से झूठ बोलना सीख चुके हैं। क्योंकि अब किताब उस जगह पर हाथ रखती है जहां ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनकी आदतें। लेखक अब यह साफ करता है कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, बल्कि छोटे छोटे रोज के चुनावों से बदलती है। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन कोई बड़ा मौका आएगा, कोई बड़ा ब्रेक मिलेगा, कोई बड़ा आइडिया चमकेगा। लेकिन सच यह है कि आपकी जिंदगी जिस दिशा में जा रही है, वह आपके रोज के रूटीन से तय हो रही है, न कि आपके सपनों से। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर जिंदगी गड़बड़ है, तो जिम्मेदार भी रोज का आप ही हैं। किताब एक बहुत सीधी बात कहती है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अब यह लाइन आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन यहां लेखक इसे एक अलग कोण से रखता है। वह कहता है कि आदतें सिर्फ समय नहीं खाती, वे पहचान बनाती हैं। आप खुद को जो भी मानते हैं, आलसी, मेहनती, डिसिप्लिन्ड या कंफ्यूज्ड, वह कोई टैग नहीं, आपकी आदतों का नतीजा है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इससे भागने की कोई जगह नहीं बचती। यहां लेखक एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। वह कहता है कि बुरी आदतों की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वे आपको नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि यह है कि वे आपको धीरे धीरे यह यकीन दिला देती हैं
कि आप बदल नहीं सकते। और जब इंसान यह मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूं, तब वह कोशिश करना छोड़ देता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को स्थिर मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, आदतें खराब हैं, लेकिन बदलना इतना आसान भी तो नहीं। और लेखक यहीं आपकी तरफ से बोल देता है। वह कहता है कि आदतें बदलना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि लोग एक साथ सब बदलना चाहते हैं, जिंदगी को रीस्टार्ट बटन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि आदतें धीरे बनती हैं और धीरे ही टूटती हैं। जो इंसान धैर्य खो देता है, वह बीच में ही हार मान लेता है। किताब यहां एक खतरनाक भ्रम तोड़ती है, मोटिवेशन का भ्रम। लेखक कहता है कि मोटिवेशन पर निर्भर लोग लंबे समय तक कुछ नहीं बदलते, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। जो चीज टिकती है वह है सिस्टम। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार जोश में आकर शुरुआत की और फिर कुछ दिनों बाद सब छोड़ दिया, है ना? समस्या आप नहीं थे, समस्या यह थी कि आपने सिस्टम नहीं बनाया। लेखक एक गहरी बात कहता है, आपको अपनी आदतों को अपने भविष्य के लिए वोट की तरह देखना चाहिए। हर सही आदत आपके बेहतर भविष्य के लिए एक वोट है, हर गलत आदत उसी भविष्य के खिलाफ एक वोट। अब यह सोच आपको परेशान करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आप रोज अपने ही सपनों के खिलाफ वोट डाल रहे हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट्स। अब इसे सीधे सीधे समझिए। सफल लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते, उनके पास बस ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें आगे ले जाती हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह सफलता को रहस्य नहीं रहने देती, और जब रहस्य खत्म होता है तो बहाने भी खत्म होने लगते हैं। किताब अब आपको एक और आईना दिखाती है, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। लेखक कहता है कि दिन की शुरुआत आपकी मानसिक दिशा तय करती है। अगर आप दिन की शुरुआत जल्दबाजी, तनाव और अव्यवस्था में करते हैं, तो पूरा दिन उसी रंग में डूबा रहता है और लोग फिर कहते हैं, आज का दिन ही खराब था। नहीं, दिन खराब नहीं था, शुरुआत गलत थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। अब लेखक आदतों को बदलने का एक शांत लेकिन सख्त नियम देता है। वह कहता है, पहले आदत को छोटा करो, फिर उसे लगातार करो। लोग बड़े रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन छोटे कदमों से नफरत करते हैं, और यही नफरत उन्हें वहीं अटकाए रखती है। अगर आप रोज थोड़ा भी सही दिशा में चलते हैं, तो समय के साथ दूरी खुद बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज खुद से वादा तोड़ते हैं, तो आत्म विश्वास चुपचाप मरने लगता है। यहां एक और असहज सच्चाई सामने आती है। लेखक कहता है कि आदतें सिर्फ समय और मेहनत नहीं मांगती, वे पहचान का त्याग मांगती हैं। आपको उस इंसान को छोड़ना पड़ता है जो आप अब तक थे, ताकि आप वह बन सकें जो बनना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान छोड़ना उन्हें खालीपन जैसा लगता है। लेकिन असल में वही खालीपन नई पहचान की जगह बनाता है। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से बताइए, आप कौन सी आदत जानते हुए भी नहीं बदल रहे? कौन सा छोटा फैसला है जिसे आप रोज टालते हैं? क्योंकि किताब साफ कहती है कि जो चीज आप टालते हैं, वही धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगती है। और जब कंट्रोल हाथ से निकलता है, तब पछतावा बहुत महंगा पड़ता है। यह भाग आपको किसी बड़े उत्साह पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक भारी सवाल के साथ छोड़ता है। अगर आपकी आदतें आज भी वही हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिंदगी बदल जाएगी, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, बदलाव उम्मीद से नहीं आता। और अगर आपने आदतों को हल्के में लिया, तो आगे जो आएगा उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। अब यहां एक पल रुकिए। अगर आपने अब तक यह मान लिया है कि समस्या सिर्फ आपकी आदतों में थी, तो किताब अब आपको अगली असहज सच्चाई दिखाने वाली है, आपका ध्यान। क्योंकि सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका ध्यान हर जगह बिखरा हुआ है। लेखक बहुत शांत लहजे में लेकिन बेहद खतरनाक बात कहता है,
वह कहता है कि आप अपनी जिंदगी को वहीं ले जाते हैं जहां आप अपना ध्यान ले जाते हैं। अब यह लाइन सुनने में हल्की लग सकती है, लेकिन इसके असर भारी हैं। अगर आपका ध्यान डर पर है तो जिंदगी सिकुड़ती है। अगर ध्यान शिकायत पर है तो जिंदगी कड़वी होती जाती है। और अगर ध्यान फालतू चीजों पर है तो जिंदगी भी फालतू महसूस होने लगती है। यह सिर्फ विचार नहीं, यह आपकी रोज की हकीकत है। अब आप सोच रहे होंगे, ध्यान तो सबका भटकता है, इसमें नया क्या है? यही किताब आपको पकड़ती है। लेखक कहता है कि आज ध्यान भटकना कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक आदत बन चुकी है। और आदत बनने के बाद यह आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पहचान तक को प्रभावित करने लगती है। आप धीरे धीरे गहराई खो देते हैं। आप चीजों को सतह पर समझने लगते हैं और फिर आप खुद को कहते हैं, मुझे कंफ्यूजन रहता है। नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको फोकस की कमी है। किताब एक और भ्रम तोड़ती है, मल्टीटास्किंग का भ्रम। लेखक साफ कहता है कि इंसान एक समय में एक ही काम गहराई से कर सकता है, बाकी सब दिखावा है। जब आप एक साथ चीजों में ध्यान बांटते हैं तो आप किसी में भी अच्छे नहीं होते। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि हम सब खुद को बिजी दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन बिजी होना और प्रभावी होना ये दो अलग बातें हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। लेखक यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। वह कहता है कि अगर आपने अपने ध्यान को ट्रेन नहीं किया तो दुनिया आपके लिए यह काम कर देगी। और दुनिया का उद्देश्य आपको बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि आपको व्यस्त रखना है। नोटिफिकेशन, शोर, तुलना सब आपका ध्यान खींचने के लिए हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार जरूरी काम छोड़कर फालतू चीजों में समय गंवाया है ना? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, योर एबिलिटी टू फोकस इज योर कंपेटिटिव एडवांटेज। अब इसे सीधे दिल पर रखिए। आपकी ध्यान लगाने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी बढ़त है। आज के समय में जहां हर कोई बिखरा हुआ है, जो इंसान गहराई से सोच सकता है वही आगे जाएगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि अगर आप फोकस्ड नहीं हैं तो आप पहले ही रेस में पीछे हैं। किताब अब आपको एक असहज सवाल देती है। आप दिन में कितनी बार खुद से कहते हैं, बस 5 मिनट? 5 मिनट सोशल मीडिया, 5 मिनट बेवजह की बात, 5 मिनट यूं ही। और ये 5 मिनट मिलकर आपकी जिंदगी के साल खा जाते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि आप इसे नुकसान भी नहीं मानते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। लेखक ध्यान को किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक मांसपेशी की तरह देखने को कहता है, जिसे जितना ट्रेन करोगे वह उतनी मजबूत होगी। लेकिन ज्यादातर लोग ध्यान को ट्रेन करने की जगह उसे बर्बाद करते रहते हैं। वो हर खाली पल में स्क्रीन ढूंढते हैं, हर असहज पल से भागते हैं और फिर कहते हैं, मुझे बैठकर सोचने का मन नहीं करता। मन नहीं करता या आपने उसे आदत ही नहीं सिखाई। यहां लेखक एक और सीधी चोट करता है। वह कहता है कि गहराई से सोचने की क्षमता खत्म होना इंसान के लिए सबसे खतरनाक नुकसान है, क्योंकि जब आप गहराई खो देते हैं तो आप सतही फैसले लेने लगते हैं और सतही फैसले लंबे समय में भारी कीमत वसूलते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार ध्यान भटका रहे हैं तो आप खुद को सस्ता बना रहे हैं। किताब अब एक छोटा लेकिन तीखा सुझाव देती है। वह कहती है, ध्यान को वापस लाने के लिए आपको पहले विकर्षणों से लड़ना नहीं, उन्हें हटाना होगा। हर चीज से नहीं, सिर्फ उन चीजों से जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। लोग यहां गलती करते हैं, वे सब कुछ बदलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं बदल पाते। लेखक कहता है, एक चीज चुनो, उसे कंट्रोल करो और फिर आगे बढ़ो। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से, क्या आप अपने ध्यान के मालिक हैं या कोई और है? क्योंकि किताब साफ कहती है, जिसका ध्यान आपके हाथ में नहीं, उसकी जिंदगी भी आपके हाथ में नहीं। और अगर यह बात आपको परेशान नहीं कर रही तो शायद आपने इसे समझा ही नहीं। यह भाग आपको किसी समाधान की मिठास पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक बेचैन एहसास पर छोड़ता है। अगर आपका ध्यान आज भी इधर
उधर भटक रहा है और आप सोच रहे हैं कि भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। भविष्य वही बनता है जहां आपका ध्यान रोज जाता है, और अगर ध्यान गलत जगह है तो आगे जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि नुकसान चुपचाप होता है। अब जरा खुद को संभालिए, क्योंकि अगर अनुशासन की बात ने आपको थोड़ा कठोर बना दिया था, तो किताब अब आपको उस जगह ले जा रही है जहां इंसान सबसे ज्यादा ईमानदारी से भागता है, अपने डर से। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि उन्हें रास्ता नहीं पता, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि डर कोई संकेत नहीं है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। डर अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह बात सुनने में उल्टी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो डर किस बात का? डर तब आता है जब आप अपनी सीमा से बाहर कदम रखते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने डर को गलत तरह से समझा है। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि आत्मविश्वास पहले आता है, फिर एक्शन। लेखक कहता है कि यह कभी नहीं होता। आत्मविश्वास हमेशा एक्शन के बाद आता है, पहले कदम, फिर भरोसा। लेकिन लोग भरोसे का इंतजार करते रहते हैं और कदम कभी उठाते ही नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार कहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर शुरू करूंगा, और हर बार शुरुआत टल गई। लेखक यहां डर को एक शिक्षक की तरह देखने को कहता है। वह कहता है, डर आपको बताता है कि कहां आपकी ग्रोथ छुपी है। लेकिन समस्या यह है कि लोग डर को दुश्मन मान लेते हैं। वे उससे लड़ते हैं या उससे भागते हैं, जबकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डर को साथ लेकर चलते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद काम करना। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। अब इसे सीधे दिल पर रखिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं, बेहतर जिंदगी, बेहतर पहचान, बेहतर भविष्य, वह डर के उस पार है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि अगर आप डर से पीछे हटे तो आप अपनी ही चाहतों से पीछे हट रहे हैं। किताब अब डर के एक और रूप पर बात करती है, सफलता का डर। लेखक कहता है कि लोग असफलता से नहीं डरते, वे असफल दिखने से डरते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, और इसी डर में वे कुछ शुरू ही नहीं करते। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। लेखक यहां एक बहुत तीखा सच कहता है। वह कहता है कि जिन लोगों की राय से आप डरते हैं, वे ज्यादातर आपकी जिंदगी के फैसलों की जिम्मेदारी लेने नहीं आएंगे। वे सिर्फ राय देंगे और आप उसका बोझ ढोते रहेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो अंत में खुद से ही नाराज रह जाएंगे। किताब डर को छोटा करने का तरीका भी देती है, लेकिन वह तरीका आपको पसंद नहीं आएगा। लेखक कहता है, डर सोचने से बड़ा होता है, करने से छोटा। जितना ज्यादा आप सोचते हैं, डर उतना बढ़ता जाता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, डर सिकुड़ने लगता है। लेकिन लोग यहीं अटक जाते हैं। वे तैयारी के नाम पर सोचते रहते हैं और सोचते सोचते थक जाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आप किस डर के कारण रुके हुए हैं? असफलता का, आलोचना का, अकेले पड़ जाने का? क्योंकि किताब साफ कहती है कि जिन डरों को आप टालते हैं, वही धीरे धीरे आपके फैसले लेने लगते हैं। और जब डर फैसले लेने लगे तो जिंदगी छोटी होती चली जाती है। लेखक एक और असहज सच्चाई सामने रखता है। वह कहता है कि डर कभी पूरी तरह जाता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वे अब नहीं डरते, वे या तो झूठ बोल रहे हैं या सुन्न हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कुछ डर को आगे बढ़ने से रोकने देते हैं। यही फर्क पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है।
यहाँ किताब आपको किसी हीरो की कहानी नहीं सुनाती, यह आपको आईना दिखाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जब अगली बार दिल तेज धड़के, हाथ ठंडे पड़ें और दिमाग बहाने ढूंढने लगे, तब याद रखिए, शायद यही वो दरवाजा है जिसके पीछे आपकी अगली ग्रोथ खड़ी है। यह भाग आपको किसी जीत की भावना पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक बेचैन सवाल पर छोड़ता है। अगर आप हर बार डर के सामने पीछे हटते रहे, तो एक दिन आप किस बात पर गर्व करेंगे? और अगर आपने डर को आज भी टाल दिया, तो आगे जो आने वाला है वह डर से भी ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि वहां बात सिर्फ डर की नहीं, पहचान की होने वाली है। अब यहां मामला और भी निजी हो जाता है, क्योंकि डर के बाद किताब जिस चीज पर हाथ रखती है वह बाहर से नहीं, अंदर से आती है, आपकी पहचान। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना लड़े हार मान लेते हैं, क्योंकि वे बदलाव से नहीं, अपनी पुरानी पहचान खोने से डरते हैं। लेखक बहुत सीधी बात कहता है, आप वही करते हैं जो आप खुद को मानते हैं, और जब तक आपकी पहचान नहीं बदलती, तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलती। लोग आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, फैसले बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वही इंसान बने रहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं बदला। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने आधा काम किया और वहीं रुक गए। किताब यहां एक गहरा भ्रम तोड़ती है कि पहचान कोई स्थिर चीज होती है। लेखक कहता है कि पहचान कोई पत्थर नहीं है, यह मिट्टी है। आप जैसे काम करते हैं वैसे ही आकार लेती है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपनी पहचान को अतीत से बांध लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे यह नहीं होता, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूं। यह सिर्फ वाक्य नहीं, यह आत्म घोषणाएं हैं, और दिमाग इन घोषणाओं को सच मान लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं खुद को झूठ बोलूं? नहीं, लेखक यहां बहुत साफ फर्क बताता है। वह कहता है, पहचान बदलने का मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि भविष्य के सच की तरफ कदम बढ़ाना है। आप आज जो नहीं हैं, वह कल बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उस इंसान की तरह काम करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कई बार कहा है, मैं कल से बदलूंगा, लेकिन आज वही इंसान बने रहे। किताब यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करती है। लेखक कहता है कि अगर आप अपनी पहचान को अपडेट नहीं करते, तो दुनिया आपको पुराने वर्जन से ही ट्रीट करती रहेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप खुद भी खुद को उसी पुराने वर्जन से जज करने लगते हैं। मैं तो इतना ही कर सकता हूं, मेरी लिमिट यही है, और यही लिमिट धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दीवार बन जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, योर सेल्फ इमेज सेट्स द लिमिट्स ऑफ योर परफॉर्मेंस। अब इसे सीधी भाषा में समझिए, आप खुद को जैसा देखते हैं, आप उससे बेहतर प्रदर्शन कर ही नहीं पाते। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, आपके दिमाग में बैठी हुई तस्वीर है। और अगर आपने उस तस्वीर को नहीं बदला, तो नई कोशिशें भी पुरानी जगह पर आकर रुक जाएंगी। किताब अब आपको बहुत असहज सवाल देती है। आप जब कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, तो आपके अंदर कौन बोलता है? हिम्मत देने वाली आवाज या रोकने वाली? और वह आवाज किसकी है? आपकी अपनी, या किसी पुराने अनुभव की, किसी पुराने अपमान की, किसी पुराने असफलता की? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार खुद को शुरू होने से पहले ही रोक लिया है। लेखक यहां पहचान बदलने का एक सख्त नियम देता है। वह कहता है, पहचान शब्दों से नहीं, सबूतों से बदलती है। आप खुद को बार बार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास अपने ही लिए सबूत नहीं होंगे, दिमाग नहीं मानेगा। और सबूत छोटे कामों से बनते हैं, छोटे वादे निभाने से, छोटे फैसलों को पूरा करने से। लोग यही गलती करते हैं, वे बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन छोटे काम नहीं करते। किताब यह भी बताती है कि पहचान बदलते समय सबसे ज्यादा दर्द इसलिए होता है क्योंकि आसपास के लोग आपको पुराने रूप में ही देखना चाहते हैं। उन्हें आपकी नई दिशा असहज लगती है। वे मजाक करेंगे, शक करेंगे, आपको पुराने ढर्रे पर खींचेंगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन अगर सब लोग आपकी नई कोशिश से खुश हैं, तो शायद आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हैं। यहां लेखक एक और सीधी चोट करता है। वह कहता है कि आप हर किसी को समझा नहीं सकते कि आप क्यों बदल रहे हैं, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जो लोग सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, वे समय के साथ आपके बदलाव को समझ लेंगे, और जो नहीं समझेंगे, वे वैसे भी उस सफर का हिस्सा बनने वाले नहीं थे। यह लाइन आपको थोड़ा अकेला महसूस करा सकती है, लेकिन यह अकेलापन अस्थायी होता है। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आप खुद को किस नाम से बुलाते हैं? अंदर ही अंदर, कमजोर, कंफ्यूज्ड, औसत, या सीखने वाला, आगे बढ़ने वाला? क्योंकि किताब साफ कहती है कि आपकी पहचान कोई लेबल नहीं है, यह एक दिशा है, और आप रोज तय करते हैं कि उस दिशा में चलना है या नहीं। यह भाग आपको किसी राहत पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक असहज एहसास पर छोड़ता है। अगर आप आज भी खुद को पुराने नाम से बुला रहे हैं, तो कल भी जिंदगी वही जवाब देगी। और अगर आप पहचान बदलने की कीमत चुकाने से डर रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, बिना कीमत चुकाए नई जिंदगी नहीं मिलती। अब बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि पहचान बदलने के बाद किताब जिस चीज को सामने लाती है, वह दिखती तो साधारण है, लेकिन असर में खतरनाक आपका वातावरण। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहां पूरी तरह अंधे होते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले लड़ रहे हैं, अकेले फैसले ले रहे हैं, जबकि असल में उनका माहौल हर कदम पर उन्हें धकेल रहा होता है या खींच रहा होता है। लेखक बहुत शांत तरीके से एक चौंकाने वाली बात कहता है। वह कहता है कि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने वातावरण का नतीजा होते हैं। लोग कहते हैं, मैं तो स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच यह है कि आपका दिमाग लगातार आसपास से संकेत लेता रहता है। क्या सामान्य है, क्या स्वीकार्य है, क्या संभव है? और धीरे धीरे वही संकेत आपकी सीमाएं तय करने लगते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कई फैसले खुद नहीं लिए, वे आपसे लिए गए। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं लोगों को दोष दूं? नहीं, किताब यहां बहुत साफ फर्क करती है। वह कहती है, दोष देना और जिम्मेदारी समझना अलग बातें हैं। दोष देना आपको कमजोर बनाता है, जिम्मेदारी समझना आपको सतर्क बनाता है। अगर आप जानते हैं कि आपका माहौल आपको नीचे खींच रहा है, और फिर भी आप वहीं जमे रहते हैं, तो वह अब संयोग नहीं रहता, वह चुनाव बन जाता है। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि आप सबके बीच रहकर भी अलग रह सकते हैं। लेखक कहता है कि लंबे समय तक ऐसा नहीं होता। या तो आप माहौल को बदलते हैं, या माहौल आपको बदल देता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप रोज उन्हीं लोगों की बातें सुनते हैं, वही शिकायतें, वही डर, वही सीमित सोच, तो कुछ समय बाद आपकी आवाज भी वैसी ही होने लगती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के साथ समय बिताने के बाद आप थके हुए, खाली या नकारात्मक महसूस करते हैं, और कुछ लोगों के साथ बात करके अंदर ऊर्जा आ जाती है। यह कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, यह संकेत है, और ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, यू बिकम द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अब इसे सीधी, कड़वी हिंदी में समझिए। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है, क्योंकि यह दोस्ती, रिश्ते और संगत सब पर सवाल खड़ा कर देती है। और अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो आपकी पहचान पर इसका असर चुपचाप पड़ेगा। किताब अब सिर्फ लोगों की बात नहीं करती, वह आपके डिजिटल माहौल की भी बात करती है। आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, यह सब आपका मानसिक वातावरण है। और अगर वह माहौल शोर, तुलना और सतही मनोरंजन से भरा है, तो आप गहराई कैसे पैदा करेंगे? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार खुद से कहा है, बस थोड़ा सा, और वह थोड़ा सा घंटों में बदल गया। लेखक यहां एक और सीधी चोट करता है।
वह कहता है कि आप जिस चीज को रोज देखते हैं, दिमाग उसे सामान्य मान लेता है। अगर आप रोज औसतपन देखते हैं, तो औसतपन सुरक्षित लगने लगता है। अगर आप रोज शिकायतें देखते हैं, तो शिकायत करना सामान्य लगने लगता है। और फिर जब आप कुछ अलग करने की सोचते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, इतना भी क्या जरूरी है। यह आवाज आपकी नहीं है, यह आपके वातावरण की है। किताब वातावरण बदलने का तरीका भी देती है, लेकिन वह तरीका बहुत शांत है। लेखक कहता है, आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना है। बस एक छोटा सा क्षेत्र चुनिए जहां आप कंट्रोल ले सकते हैं। एक बातचीत कम कर दीजिए, एक इनपुट बदल दीजिए, एक ऐसी आवाज जोड़ दीजिए जो आपको ऊपर खींचे। लोग यहां गलती करते हैं। वे क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन क्रांति से पहले सफाई जरूरी होती है। यहां एक असहज सच्चाई सामने आती है। लेखक कहता है कि कुछ रिश्ते आपको बुरा नहीं बनाते, वे बस आपको छोटा बनाए रखते हैं। और उन्हें छोड़ना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वे सुरक्षित लगते हैं। लेकिन सुरक्षित रहकर आप बढ़ नहीं सकते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके आसपास सब लोग जैसे हैं, वैसे ही आप भी बने रहे, तो अलग बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आपका माहौल आपको किस दिशा में धकेल रहा है, ऊपर या नीचे? क्योंकि किताब साफ कहती है कि आप अकेले नहीं लड़ रहे। आपका वातावरण हर दिन आपके पक्ष में या खिलाफ वोट कर रहा है। और अगर आप उस वोटिंग को नहीं समझ रहे, तो नतीजा आपको चौंकाएगा, नहीं नुकसान पहुंचा देगा। यह भाग आपको किसी हल्के समाधान पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक भारी एहसास पर छोड़ता है। अगर आपने अपने माहौल को बदलने से इनकार किया, तो आपका नया रूप वहीं दम तोड़ देगा जहां पुराने लोग आपको पहचानते हैं। और अगर यह बात अभी चुभ रही है, तो अच्छा है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा निजी होने वाला है। वहां सवाल माहौल का नहीं, आपकी सोच की सीमा का होगा। अब यहां बात बाहर की नहीं रह जाती। माहौल समझ में आ गया, लोग समझ में आ गए, शोर भी पहचान में आ गया। किताब अब सीधा उस जगह पहुंचती है जहां से सब कुछ निकलता है, आपकी सोच की सीमा। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बिना देखे ही हार मान लेते हैं। लेखक बहुत शांति से, लेकिन बहुत सख्त बात कहता है। वह कहता है कि इंसान को उसकी परिस्थितियां नहीं रोकती, उसे उसकी सीमित सोच रोकती है। लोग कहते हैं, मेरे लिए यह संभव नहीं है, लेकिन असल में वे यह कह रहे होते हैं, मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की। और जो चीज आप अपने दिमाग में जगह नहीं देते, वह आपकी जिंदगी में भी जगह नहीं बना पाती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी सोच। अब आप सोच रहे हों, गे पर सोच से क्या होता है, असलियत तो अलग है। और यही किताब आपकी सोच को चुनौती देती है। लेखक कहता है कि हर असलियत पहले किसी के दिमाग में एक सोच थी। हर सिस्टम, हर कंपनी, हर बदलाव पहले एक विचार था। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच को सुरक्षित दायरे में रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें संभव लगता है, और संभव वही लगता है जो उन्होंने अपने आसपास देखा है। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि बड़ा सोचना घमंड है। लेखक कहता है कि बड़ा सोचना घमंड नहीं है, यह जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपके पास क्षमता है और आप उसे छोटा रखते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन औसत रहना अक्सर आलस की एक सभ्य शक्ल होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद को यह कहते सुना है, मेरे बस का नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, मैं कहां और वो कहां। ये लाइनें विनम्रता नहीं हैं, ये मानसिक सीमाएं हैं। और जब आप खुद ही अपने ऊपर छत डाल लेते हैं, तो ऊपर जाने की कोशिश भी बेकार हो जाती है। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, स्मॉल थिंकिंग कीप्स यू स्मॉल। अब इसे बिना सजावट समझिए, छोटी सोच आपको छोटा ही रखती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह नहीं पूछती कि आपके पास संसाधन है या नहीं। यह सीधा पूछती है, क्या आपने खुद को अनुमति दी है?
किताब अब डर और सोच के रिश्ते पर बात करती है। लेखक कहता है कि सीमित सोच अक्सर डर से पैदा होती है। असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, अलग दिखने का डर। और इन डरों से बचने के लिए दिमाग अपने सपनों को छोटा कर लेता है ताकि चोट कम लगे। लेकिन चोट कम लगती है, नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि छोटा सपना पूरा भी हो जाए तो अंदर खालीपन रह जाता है। लेखक यहां एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आपकी परवाह नहीं करते। लोग आपके बारे में सोचने में उतने व्यस्त नहीं हैं जितना आप डरते हैं। और फिर भी आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की संभावित राय के हिसाब से सीमित कर लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर फैसले में यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी जिंदगी किसी और की स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं। किताब बड़ा सोचने का एक व्यावहारिक तरीका देती है। लेखक कहता है, सोच को बदलने का सबसे तेज तरीका है सवाल बदलना। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया की जगह क्या होगा अगर मैं सफल हो गया? मेरे बस का नहीं की जगह अगर मुझे सीखना पड़े तो? यह कोई जादू नहीं है, यह दिमाग को नए रास्ते दिखाने का तरीका है। लेकिन लोग सवाल बदलने से डरते हैं, क्योंकि नए सवाल नई जिम्मेदारी लाते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से आपने खुद को किस जगह सीमित किया हुआ है? पैसे में, पहचान में, सपनों में? क्योंकि किताब साफ कहती है कि जब तक आप अपनी सोच की सीमा नहीं तोड़ते, तब तक बाकी सब बदलाव अधूरे रहेंगे। आदतें, अनुशासन, डर सब वहीं आकर अटक जाएंगे। यह भाग आपको किसी आत्मविश्वास के उछाल पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक बेचैन एहसास पर छोड़ता है। अगर आपने आज भी बड़ा सोचने से खुद को रोका, तो कल भी आपकी जिंदगी वही आकार लेगी जो आपने उसे दिया है। और अगर आपको लग रहा है कि यह सब सिर्फ सोच की बातें हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगला हिस्सा आपको दिखाने वाला है कि सोच कैसे सीधे आपकी कमाई, फैसलों और नतीजों को आकार देती है। यहीं बहुत लोगों की पोल खुलती है। अब यहां से खेल थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सोच की सीमा की बात तब तक ही सुरक्षित लगती है जब तक वह आपके नतीजों से न टकराए। किताब अब सीधा उस जगह वार करती है जहां बहाने सबसे ज्यादा बनते हैं। आपकी कमाई, आपके फैसले और आपकी वैल्यू। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है कि आपकी इनकम कोई रहस्य नहीं है। यह आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपके फैसलों का सीधा रिफ्लेक्शन है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब किसी न किसी बहाने के साथ जी रहे होते हैं। मार्केट खराब है, अवसर नहीं है, सिस्टम गलत है। लेकिन किताब कहती है, ये सब फैक्टर्स हैं, फैसला कुंज नहीं। आखिरी फैसला हमेशा आपकी तैयारी लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो मेहनत करता हूं। और यहीं लेखक आपको रोक देता है। वह कहता है, मेहनत और सही दिशा में मेहनत, ये दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ाते। वे वही काम, वही तरीके, वही सोच दोहराते रहते हैं, और फिर हैरान होते हैं कि कमाई क्यों नहीं बढ़ रही। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि मेहनत करना हमेशा सही काम नहीं होता। किताब यहां एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि समय अपने आप वैल्यू बढ़ा देता है। लेखक कहता है कि समय तभी काम आता है जब उसके साथ सीख और स्किल जुड़ी हो, वरना समय सिर्फ आपको बूढ़ा करता है, बेहतर नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार सोचा है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और एक्सपीरियंस आया, लेकिन हालात वही रहे। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, इनकम रियली एक्सीड्स पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसे सीधी भाषा में समझिए, आपकी कमाई शायद ही कभी आपकी व्यक्तिगत विकास से आगे जाती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके बैंक बैलेंस को सीधे आपके दिमाग से जोड़ देती है। और अगर दिमाग रुका हुआ है, तो पैसा भी एक सीमा के बाद रुक जाएगा। किताब अब आपको यह दिखाती है कि लोग अक्सर पैसे को लक्ष्य बना लेते हैं। लेखक कहता है कि पैसा लक्ष्य नहीं, परिणाम है। परिणाम इस बात का कि आप कितनी वैल्यू पैदा कर सकते हैं। और वैल्यू पैदा करने के लिए आपको उन समस्याओं को हल करना सीखना होगा
जिनसे ज्यादातर लोग भागते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आसान काम हमेशा कम भुगतान देता है। मुश्किल काम ही आपको अलग करता है। अब जरा रुकिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार कठिन सीखने की जगह आसान मनोरंजन चुना है, कठिन सवालों की जगह सुरक्षित बहाने चुने हैं, और हर बार आपने अनजाने में अपनी वैल्यू को वहीं रोक दिया है। किताब कहती है कि लोग ज्यादा इसलिए नहीं कमाते क्योंकि वे ज्यादा योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा जिम्मेदार समस्याएं उठाते हैं। लेखक यहां फैसलों की कीमत पर बात करता है। वह कहता है कि हर फैसला, चाहे वह छोटा लगे या बड़ा, आपकी भविष्य की इनकम पर असर डालता है। आप आज क्या सीखते हैं, किसे न कहते हैं, किस पर समय लगाते हैं, ये सब निवेश हैं। और ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे गलत निवेश करते रहते हैं। फिर कहते हैं पैसा हाथ में टिकता नहीं। पैसा नहीं टिकता या आपने वैल्यू बनाना ही नहीं सीखा। किताब एक और असहज सच्चाई सामने रखती है। लेखक कहता है कि ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से कम इसलिए कमाते हैं क्योंकि वे अस्वीकृति से डरते हैं। ना सुनने का डर, रिजेक्शन का डर, मोलभाव का डर, और इस डर में वे खुद को सस्ते में बेच देते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं मांगते तो दुनिया आपको न्यूनतम ही देगी। अब खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आप किस जगह अपनी कीमत कम कर रहे हैं? किस जगह आप जानते हैं कि आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षित रहना चुनते हैं? क्योंकि किताब साफ कहती है कि सुरक्षित फैसले छोटी कमाई देते हैं और बड़े फैसले डर के साथ आते हैं। और ज्यादातर लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं। यह भाग आपको किसी पैसे की मोटिवेशन पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक कड़वी समझ पर छोड़ता है। अगर आपकी कमाई आज भी वही है, तो शायद सवाल हालात का नहीं है, सवाल आपकी तैयारी और फैसलों का है। और अगर यह बात आपको चुभ रही है, तो अच्छा है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह दिखाएगा कि लोग मौका देखकर क्यों चूक जाते हैं और कुछ लोग वही मौके क्यों पकड़ लेते हैं। वहीं से खेल पलटता है। अब यहां एक अजीब सा मोड़ आता है, क्योंकि अगर आपने कमाई, वैल्यू और फैसलों की बात समझ ली, तो किताब अब उस जगह ले जाती है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, मौकों को पहचानने की जगह। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि मौके नहीं आते, बल्कि इसलिए कि जब आते हैं तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेखक बहुत शांति से कहता है कि अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे अक्सर साधारण, असहज और अधूरे रूप में आते हैं। लोग सोचते हैं कि मौका आएगा तो सब साफ होगा, रिस्क कम होगा, रास्ता दिखेगा, लेकिन असलियत इसके उलट होती है। मौका पहले आता है, स्पष्टता बाद में। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले भरोसा चाहिए, फिर कदम उठाना है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कई मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपने गारंटी मांगी। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि सफल लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। लेखक कहता है कि भाग्य अक्सर तैयारी का दूसरा नाम होता है। दो लोग एक ही मौके के सामने खड़े होते हैं, एक उसे देख लेता है, दूसरा नहीं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क नजर का होता है, और नजर आपकी तैयारी से बनती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार बाद में कहा है, काश मैंने तब कर लिया होता। लेखक यहां एक मानसिक खतरा खड़ा करता है। वह कहता है कि जो लोग मौके के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं, वे अक्सर उसी इंतजार में बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हालात कभी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं होते, और अगर आप तब तक रुकेंगे जब तक सब सही न हो जाए, तो आप हमेशा रुके ही रहेंगे। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, अपॉर्चुनिटी कम्स डिस्गाइज्ड एज हार्ड वर्क। अब इसे सीधी, बिना मीठी हिंदी में समझिए। मौके अक्सर मेहनत के रूप में आते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा सीख, ज्यादा जिम्मेदारी, और ज्यादातर लोग यही देखकर पीछे हट जाते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि आपने जिस चीज को बोझ समझकर छोड़ा, वही शायद आपका अगला स्तर था।
किताब अब आपको यह भी दिखाती है कि अवसर अक्सर डर के साथ आते हैं। अगर कोई मौका आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा, तो शायद वह आपको कहीं ले ही नहीं जाएगा। लेकिन लोग डर को चेतावनी समझ लेते हैं, जबकि कई बार डर संकेत होता है कि यह आपके आराम क्षेत्र से बाहर है, और बाहर वही होता है जो अंदर नहीं मिल सकता। अब जरा रुकिए, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार किसी नए काम, नए रोल, नई जिम्मेदारी को इसलिए टाल दिया क्योंकि आप पूरी तरह तैयार नहीं थे, और बाद में किसी और को वही मौका लेते देखा। किताब कहती है कि लोग अक्सर तैयारी के नाम पर टालते हैं, जबकि तैयारी अक्सर मौके के बाद होती है। लेखक यहां एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि अवसर चुनिंदा लोगों के लिए नहीं आते, लेकिन उन्हें चुनिंदा लोग ही पकड़ पाते हैं। और वे लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अनिश्चितता सहने को तैयार होते हैं। ज्यादातर लोग अनिश्चितता से इतना डरते हैं कि वे निश्चित औसत जिंदगी चुन लेते हैं। किताब अवसर और फैसले के रिश्ते को भी साफ करती है। लेखक कहता है कि हर बड़ा अवसर एक छोटा, असहज फैसला मांगता है, और वही फैसला ज्यादातर लोग टाल देते हैं। अभी नहीं, थोड़ा सोच लूं, देखते हैं, और देखते देखते मौका निकल जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिंदगी बहुत बार दूसरा मौका नहीं देती। अब खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आपने कौन सा मौका सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आप डर गए थे, क्योंकि आपको लगा था कि आप अभी उस लायक नहीं हैं। किताब साफ कहती है कि आप उस लायक बनने से पहले अक्सर मौका नहीं मिलता, आप मौका लेकर उस लायक बनते हैं। यह भाग आपको किसी आशावादी नोट पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक बेचैन सच्चाई पर छोड़ता है। अगर आप आज भी मौके को पूरी तैयारी के बिना आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यह सब बहुत रिस्की है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अगला हिस्सा आपको बताएगा कि रिस्क से भागने वाले लोग अंत में सबसे बड़ा रिस्क कैसे उठा लेते हैं बिना जाने। अब यहां किताब एक ऐसा सच सामने रखती है जिसे ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते, रिस्क। और मजेदार बात यह है कि लोग खुद को बहुत समझदार मानते हैं क्योंकि वे रिस्क नहीं लेते। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन लेखक यहीं सबसे बड़ा भ्रम तोड़ता है। लेखक कहता है कि रिस्क से भागना भी एक रिस्क है, बस वह चुपचाप लिया गया रिस्क होता है। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन असल में आप अनजाने में सबसे खतरनाक दांव खेल रहे होते हैं। क्योंकि जब आप कुछ नया नहीं सीखते, कुछ नया आजमाते नहीं, तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक होते जाते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी सेफ लाइफ उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आप मानते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन रिस्क लेने से सब कुछ दांव पर लग जाता है। और लेखक बहुत शांति से जवाब देता है, नहीं, रिस्क लेने से कुछ बदलने का मौका मिलता है। रिस्क न लेने से सब कुछ वैसे ही रहने की गारंटी मिलती है। और अगर आपकी मौजूदा हालत ही आपको परेशान कर रही है, तो वही हालत बनाए रखना सबसे बड़ा खतरा है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वे बदलाव के डर से दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि रिस्क सिर्फ बिजनेस या पैसों में होता है। लेखक कहता है कि रिश्तों में चुप रहना, सीखने से बचना, अपनी राय न रखना, अपनी क्षमता को दबाना, ये सब भी रिस्क हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका नुकसान धीरे धीरे दिखता है, और जब दिखता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार सोचा है कि अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, और हर बार आपने एक छोटा सा रिस्क टाल दिया। लेकिन किताब कहती है कि छोटे छोटे टाले गए रिस्क मिलकर एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाते हैं, अधूरी जिंदगी। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अब इसे बिना घुमाए समझिए। सबसे बड़ा जोखिम यही है कि आप कोई जोखिम न लें। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी पूरी सुरक्षा की परिभाषा बदल देती है। और अगर आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया,
तो आप सालों बाद खुद से यही पूछेंगे, मैंने कोशिश क्यों नहीं की। किताब अब कैलकुलेटेड रिस्क की बात करती है। लेखक साफ करता है कि वह अंधाधुंध छलांग लगाने की बात नहीं कर रहा, वह तैयारी के साथ उठाए गए कदम की बात कर रहा है। लेकिन लोग यहां भी बहाना ढूंढ लेते हैं। वे तैयारी को टालने का बहाना बना लेते हैं, और तैयारी कभी पूरी नहीं होती। यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे न कूदते हैं, न पीछे हटते हैं, बस अटके रहते हैं। लेखक यहां एक और असहज सच्चाई रखता है। वह कहता है कि रिस्क लेने वाले लोग हमेशा जीतते नहीं, लेकिन वे हमेशा सीखते हैं। और सीखने वाले लोग लंबे समय में हारते नहीं, जबकि रिस्क से बचने वाले लोग न जीतते हैं, न सीखते हैं, वे बस समय काटते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में साल बीत रहे हैं और आप वही के वही हैं, तो शायद आपने बहुत कम रिस्क लिया है। अब जरा खुद से पूछिए, ईमानदारी से, आप किस जगह सुरक्षित बने हुए हैं? किस फैसले को आप सालों से टालते आ रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप गलती नहीं करना चाहते? किताब साफ कहती है कि गलती से बचने की कोशिश में लोग विकास से बच जाते हैं, और बिना विकास के जिंदगी सिर्फ दोहराव बन जाती है। किताब यह भी बताती है कि रिस्क लेने की हिम्मत एक दिन में नहीं आती। यह छोटे छोटे साहसी फैसलों से बनती है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं, आप खुद को यह सबूत देते हैं कि आप संभाल सकते हैं, और यही सबूत अगली बार के डर को छोटा कर देता है। यह भाग आपको किसी रोमांच पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक कड़वी सच्चाई पर छोड़ता है। अगर आप आज भी रिस्क को टाल रहे हैं, तो आप अनजाने में वही चुन रहे हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, रुक जाना। और अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत भारी हो गया है, तो रुकिए मत, क्योंकि अगला हिस्सा आपको दिखाने वाला है कि क्यों ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में ही क्यों टूट जाते हैं। वहीं असली छंटनी होती है। अब यहां किताब उस मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप गिर जाते हैं। शुरुआत हो चुकी होती है, फैसला ले लिया होता है, रिस्क उठा लिया होता है, और फिर कुछ समय बाद ऊर्जा गिरने लगती है। यही वो जगह है जहां लोग खुद से कहते हैं, शायद यह मेरे लिए नहीं है, और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। लेखक बहुत साफ कहता है कि लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे गलत थे, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि रास्ता वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने कल्पना की थी। उन्हें लगा था कि आगे बढ़ते ही चीजें आसान होंगी, लोग सपोर्ट करेंगे, नतीजे जल्दी दिखेंगे। लेकिन असलियत इसके उलट होती है। जैसे ही आप कुछ नया शुरू करते हैं, मुश्किलें बढ़ती हैं, विरोध मिलता है, और नतीजे देर से आते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने मुश्किल को गलत संकेत समझ लिया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर बार बार अटक रहे हैं तो शायद रास्ता गलत है। और लेखक यहीं बहुत तीखा फर्क समझाता है। वह कहता है, अटकना और गलत होना एक ही चीज नहीं है। हर सही रास्ता आपको परखता है। सवाल यह नहीं है कि दिक्कत आ रही है या नहीं, सवाल यह है कि दिक्कत के बावजूद आप टिक रहे हैं या नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे संघर्ष को चेतावनी मान लेते हैं, जबकि वह ट्रेनिंग होती है। किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है कि सफल लोग कभी डगमगाते नहीं। लेखक कहता है कि सफल लोग भी थकते हैं, शक करते हैं, कभी कभी रुकते भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार मानने को विकल्प नहीं बनाते। वे रुकते हैं ताकि संभल सकें, छोड़ने के लिए नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार थकान को हार समझ लिया है। यहां एक महत्वपूर्ण पंक्ति आती है जिसे लेखक मूल भाषा में रखता है, परसिस्टेंस इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। अब इसे सीधे समझिए। लक्ष्य और उपलब्ध के बीच जो पुल होता है, उसका नाम है टिके रहना। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह बताती है कि ज्यादातर लोग मंजिल से एक कदम पहले ही रुक जाते हैं, और फिर जिंदगी भर कहते हैं, मैं बहुत पास था। किताब अब एक और असहज सच्चाई सामने रखती है। लेखक कहता है कि लोग अक्सर प्रेरणा के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे पहले ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जोश नहीं है तो काम नहीं होगा।
लेकिन सच यह है कि जोश टिके रहने से पैदा होता है, टिके रहने के लिए जोश की जरूरत नहीं होती। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन उत्साह ढूंढ रहे हैं तो आप गलत ईंधन पर चल रहे हैं। लेखक यहां बीच का अंधेरा नाम की एक स्थिति बताता है। शुरुआत में सब नया लगता है, अंत में नतीजे दिखते हैं, लेकिन बीच का हिस्सा नीरस, अकेला और थकाने वाला होता है। ज्यादातर लोग इसी बीच में छोड़ते हैं, क्योंकि यहां न तालियां होती हैं न साफ संकेत। और यही वजह है कि जो लोग इस हिस्से को पार कर लेते हैं वे अलग दिखने लगते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी कितनी बार बीच में ही छोड़ दिया है ना? किताब यह भी कहती है कि टिके रहना जिद नहीं है, यह समझदारी है। जिद तब होती है जब आप सीखने से इनकार करते हैं। टिके रहना तब होता है जब आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग यहां गलती करते हैं, वे या तो अड़ जाते हैं या भाग जाते हैं। लेखक कहता है रुको, समझो, समायोजन करो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो। अब जरा खुद से पूछिए ईमानदारी से, आप किस चीज को बीच में छोड़ने की आदत बना चुके हैं? जिम, पढ़ाई, कोई स्किल, कोई सपना? क्योंकि किताब साफ कहती है कि जो इंसान टिकना सीख लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो टिकना नहीं सीखता वह हर बार नई शुरुआत करता रहेगा बिना कहीं पहुंचे। यह भाग आपको किसी राहत पर नहीं छोड़ता, यह आपको एक भारी एहसास पर छोड़ता है। अगर आप आज भी बीच के अंधेरे को संकेत मानकर पीछे हट रहे हैं तो आप हर बार वही कहानी दोहराएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि अब बस हो गया तो रुकिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको उस सवाल के सामने खड़ा करने वाला है जिससे कोई नहीं बच सकता। अगर सब समझने के बाद भी आपने खुद पर निवेश नहीं किया तो इसका मतलब क्या होगा? अब कोई नई तकनीक नहीं है, कोई नया सिद्धांत नहीं है, कोई नई लाइन नहीं है जो आपको चौंका दे। क्योंकि किताब के आखिरी हिस्से में लेखक कुछ जोड़ता नहीं है, वह सब कुछ वापस आपके सामने रख देता है, और अब भागने की कोई जगह नहीं बचती। यहां लेखक बहुत शांत होकर एक सवाल छोड़ता है, अगर अब भी आप नहीं बदले तो क्यों? अब यह सवाल प्रेरणा का नहीं है, यह क्षमता का भी नहीं है, क्योंकि आपने सब सुन लिया। आपने समझ लिया कि आदतें कैसे बनती हैं, ध्यान कैसे टूटता है, जिम्मेदारी क्यों जरूरी है, अनुशासन क्या करता है, डर कैसे झूठ बोलता है, पहचान कैसे बदलती है, माहौल कैसे असर डालता है, सोच की सीमा क्या करती है, कमाई कैसे जुड़ी है, मौके क्यों चूकते हैं, रिस्क क्यों जरूरी है, और टिके रहना क्यों असली फर्क बनाता है। अब समस्या जानकारी की नहीं है, अब समस्या सिर्फ एक है, क्या आप खुद को इतना महत्व देते हैं कि खुद पर निवेश करें? लेखक यहां एक बहुत कड़वी बात कहता है। वह कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वे खुद को उस बदलाव के लायक नहीं मानते। वे अंदर ही अंदर मान चुके होते हैं कि मेरे लिए इतना काफी है। और यह काफी शब्द सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह आपको जिंदा रखते हुए भी रोक देता है। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने खुद के साथ समझौता कर लिया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी कहा है, चल रहा है, इतना भी बुरा नहीं है, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं। और हर बार आपने अपने अंदर की आवाज को थोड़ा और दबा दिया है। किताब कहती है कि जो आवाज आपको आगे बुलाती है, अगर आप उसे बार बार अनसुना करते हैं तो एक दिन वह चुप हो जाती है, और फिर जिंदगी सिर्फ रूटीन बन जाती है। यहां लेखक एक आखिरी बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ता है कि आप बाद में बदल सकते हैं। वह कहता है कि बाद में नाम की कोई सुरक्षित जगह नहीं होती। या तो आप आज बदलते हैं या फिर आप धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाते हैं जो कभी बनना नहीं चाहते थे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर पछतावे इसी बात में से पैदा होते हैं। अब जरा ठहरिए, खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, ईमानदारी से, बिना सजावट के। अगर आपकी जिंदगी अगले 5 साल भी बिल्कुल ऐसी ही रही, वही सोच, वही आदतें, वही फैसले, वही डर, तो क्या आप खुद से नजर मिला पाएंगे? क्योंकि किताब साफ कहती है कि दर्द 2 तरह का होता है, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अभी लगता है, दूसरा हमेशा।
लेखक आखिरी बार निवेश की बात करता है, लेकिन पैसे की नहीं। वह समय की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है, ध्यान की बात करता है। वह कहता है कि दुनिया आपको कभी वह नहीं देगी जिसकी कीमत आप खुद चुकाने को तैयार नहीं हैं। अगर आप खुद पर समय नहीं लगाते तो दुनिया भी आपको समय के लायक नहीं समझेगी। अगर आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते तो कोई और क्यों लेगा? यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं है, यह एक शांत चेतावनी है। लेखक कहता है कि जिंदगी आपको सजा नहीं देती, वह बस आपके चुनावों को आगे बढ़ा देती है। और अगर आपके चुनाव हमेशा आसान, सुरक्षित और टालने वाले रहे हैं, तो आगे जो जिंदगी मिलेगी वह भी वैसी ही होगी, सीमित। अब किताब खत्म हो रही है, लेकिन सवाल शुरू हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला, इस सबको एक और अच्छी किताब मानकर बंद कर देना। दूसरा, आज ही एक छोटा, असहज लेकिन ईमानदार कदम उठाना। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक ऐसा काम जो आपके पुराने पैटर्न को तोड़े। किताब यहीं रुकती है, लेकिन आपकी जिंदगी यहीं तय होती है। अगर आपने सब समझने के बाद भी खुद पर निवेश नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नहीं कर सकते थे। इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि आपने खुद को चुनना नहीं चाहा। और यही वो सच है जिससे कोई बच नहीं सकता।